वेलकम इन लुक एंड लर्न क्लासेस। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 9 का चैप्टर 11 जिसका नाम है वर्क एंड एनर्जी। वर्क का मतलब होता है कोई काम करना और एनर्जी का मतलब होता है उस काम करने के लिए जिस चीज की जरूरत पड़ती है उसको हम बोलते हैं एनर्जी। क्लियर? तो इस चैप्टर के अंदर हम पढ़ेंगे वर्क और एनर्जी के बारे में। क्लियर? In the previous few chapters, we have talked about ways of describing the motions of object, the causes of motions and gravitations। जो पिछले जो चैप्टर्स थे जिसमें हमने क्या पढ़ा था कि जो ऑब्जेक्ट जो होते हैं उसमें मोशंस के टाइप्स पढ़े थे कि किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर जो मोशंस जो होता है वो कितने तरह का होता है। और फिर उसके बाद में हमने पढ़ा था कॉजेस ऑफ मोशंस। और मतलब कॉजेस ऑफ मोशन का मतलब ये होता है कि कोई ऑब्जेक्ट जो होता है वो मोशन जो होता है वो उसमें उसका रीजन क्या होता है उसको समझा था। और फिर हमने थर्ड पढ़ा था प्रीवियस चैप्टर के अंदर ग्रेविटेशंस। ओके, तो सबसे पहले हम इन दोनों तीनों चीजों को एक बार वापस से ब्रीफ में समझ लेते हैं कि जो कोई भी ऑब्जेक्ट जो होता है उसके अंदर मोशन क्या चीज होती है। सपोज यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है एक प्लेस पे रखा हुआ है। ओके, फिर हमने क्या करा है इस ऑब्जेक्ट के ऊपर क्या करा है कोई फोर्स अप्लाई करा है। तो ये जब हम इसके ऊपर कोई मतलब इस ऑब्जेक्ट के ऊपर क्या करते हैं जब आप कोई फोर्स लगाते हैं तो ये क्या होता है मतलब इस जगह पे आ जाता है। मतलब बी पोजीशन पे आप मान लीजिए कि ये बी पोजीशन के ऊपर आ गया है। क्लियर? तो यदि कोई ऑब्जेक्ट जो होता है उसके ऊपर आप फोर्स लगाते हैं और फोर्स लगाने की वजह से क्या होती है उसके अंदर कुछ मतलब डिस्प्लेसमेंट होता है या कुछ वो डिस्टेंस कवर करता है। तो मतलब उसके अंदर मतलब यदि वो अपनी पोजीशन बदलता है, क्लियर, तो उसको हम बोलते हैं उस ऑब्जेक्ट के अंदर क्या हुआ है मोशन हुआ है। क्लियर? तो पहला ओके, कॉजेस ऑफ मोशन में हमने पढ़ा था कि ऑब्जेक्ट के अंदर मोशन क्यों होता है। मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट जो होता है वो मतलब अपनी पोजीशन क्यों बदलता है क्योंकि उस ऑब्जेक्ट के ऊपर क्या लगाते हो आप कोई फोर्स लगाते हो। तो फोर्स की वजह से क्या होता है वो जो ऑब्जेक्ट जो होता है उसके अंदर क्या होता है मोशन होता है। क्लियर? फिर हमने ग्रेविटेशन क्या होता है। ग्रेविटेशन का मतलब ये होता है कि यूनिवर्स के ऊपर जितने भी ऑब्जेक्ट होते हैं वो एक दूसरे को क्या करते हैं एक फोर्स से अट्रैक्ट करते हैं। तो उस फोर्स को हम क्या बोलते हैं ग्रेविटेशन फोर्स कहते हैं या फिर इसको ग्रेविटेशन कहा जाता है। क्लियर? तो ये तीनों जो टॉपिक जो है वो हमने क्या करे हैं प्रीवियस चैप्टर्स के अंदर क्या करे हैं क्लियर करे हैं इनके कंसेप्ट को। अब हम नेक्स्ट क्या पढ़ने वाले हैं अनदर कंसेप्ट दैट हेल्प अस टू अंडरस्टैंड एंड इंटर मैनी नेचुरल फिनोमिना इज वर्क। अब हम इस चैप्टर के अंदर जो पढ़ने वाले हैं वो क्या है वर्क क्या होता है वर्क के बारे में समझेंगे। क्लोजली रिलेटेड टू वर्क आर एनर्जी एंड पावर। और मतलब ये जो वर्क जो होता है वो सब मतलब कि वर्क यदि हमने समझा है तो वर्क अगर हमने समझ लिया है तो वर्क के साथ साथ हम एनर्जी और जो पावर जो है उनको भी बहुत अच्छे से समझ सकते हैं क्योंकि वर्क एनर्जी और पावर जो है वो एक दूसरे से क्या है क्लोजली रिलेटेड है। मतलब ओके, मतलब वर्क क्यों होगा वर्क तभी होगा जब उसके अंदर क्या होगी हम कोई एनर्जी देंगे। ओके, तभी वर्क होगा। एनर्जी का मतलब कोई फोर्स जो है वो आप क्या देंगे उसको अप्लाई करेंगे। ओके, और फोर्स को देने के लिए क्या होती है कोई पावर की जरूरत होती है। तो इस तरीके से वर्क एनर्जी और जो पावर जो होते हैं वो एक दूसरे से क्या है क्लोजली रिलेटेड है। इन दिस चैप्टर वी शैल स्टडी दिस कंसेप्ट। यही बताया गया है इस पैराग्राफ के अंदर कि इस चैप्टर के अंदर हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो हम पढ़ने वाले हैं वर्क एनर्जी और पावर के बारे में। तो पहला जो ये पैराग्राफ है उसके अंदर सिर्फ यही समझाया गया है इंट्रोडक्शन है कि आप इस चैप्टर के अंदर क्या पढ़ेंगे वर्क और एनर्जी और पावर के बारे में पढ़ेंगे। ऑल लिविंग बींग्स नीड फूड। मतलब जितने भी लिविंग बींग्स होते हैं मतलब लिविंग बींग्स का मतलब क्या हो गया है जितने भी प्लांट्स और एनिमल्स जो होते हैं वो क्या होते हैं लिविंग बींग्स होते हैं। उनको क्या जरूरत पड़ती है फूड की जरूरत पड़ती है। लिविंग बींग्स हैव टू परफॉर्म सेवरल बेसिक एक्टिविटीज टू सर्वाइव। जितने भी लिविंग बींग्स होते हैं उनको मतलब यदि सर्वाइव करना है अर्थ के ऊपर, सर्वाइव करने का मतलब यदि उन्हें जिंदा रहना है तो उनको क्या करनी पड़ती है बहुत सारी एक्टिविटीज जो होती है परफॉर्म करनी पड़ती है। और इन एक्टिविटीज को हम क्या कहते हैं लाइफ प्रोसेस कहते हैं। ओके, लाइफ प्रोसेस का मतलब क्या होता है मतलब रिप्रोडक्शन है, एक्सक्रीशन है, इस तरह डाइजेशन है, ये सारी एक्टिविटीज जो होती है उनको सर्वाइव करने के लिए जरूरत होती है। द एनर्जी फॉर दिस प्रोसेस कम फ्रॉम फूड। और ये जितनी भी लाइफ प्रोसेस करने हैं उनको जितनी भी एक्टिविटीज करनी है सर्वाइव करने के लिए उसको उनको जो एनर्जी चाहिए होगी वो एनर्जी उनको किससे मिलती है फूड से मिलती है। ओके, we need energy for other activities like playing, singing, reading, writing, thinking, jumping, cycling and running।
और इसके साथ साथ मतलब उनको दूसरी एक्टिविटीज का मतलब कौन कौन सी होगी, ये जितनी भी एक्टिविटीज है, जैसे उनको खेलना है, गाना गाना है, रीडिंग करनी है, लिखना है, सोचना है, जंप करना है, साइकिलिंग करनी है, भागना है, इन सब एक्टिविटीज के लिए भी उनको क्या किसकी जरूरत होती है, एनर्जी की जरूरत होती है। एक्टिविटीज दैट आर स्ट्रेनियस रिक्वायर मोर एनर्जी, मतलब ये सारी एक्टिविटीज के लिए एनर्जी की क्यों जरूरत होती है, क्योंकि ये एक्टिविटीज जो होती है वो स्ट्रेनियस होती है। स्ट्रेनियस का मतलब होता है वो उनको थका देने वाली होती है। ओके, तो उनको थकान ना हो, वो आराम से ये सारी एक्टिविटीज कर सके, तो उनको उसके लिए क्या चाहिए होगी, एनर्जी की जरूरत पड़ती है। तो इस पैराग्राफ में ये बताया गया है कि कोई भी लिविंग बीइंग को यदि एक्टिविटी करनी है, एक्टिविटी का मतलब कोई भी मतलब वर्क करना है, तो वर्क करने के लिए उनको क्या चाहिए, एनर्जी की जो होती है वो जरूरत होती है। इस पैराग्राफ में ये बताया गया है, और मतलब इसमें बता दिया गया है कि जो वर्क और एनर्जी जो है वो एक दूसरे से क्या है, रिलेटेड है। अब हम नेक्स्ट पैराग्राफ पढ़ते हैं। एनिमल्स टू गेट एंगेज्ड इन एक्टिविटीज, जो एनिमल्स जो होते हैं वो भी ये सारी एक्टिविटीज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल दे में जंप एंड रन, वो मतलब कूदते भी हैं, भागते भी हैं। क्यों भागेंगे, मतलब रन करेंगे अपने प्रे को पकड़ने के लिए। दे हैव टू फाइट मूव अवे फ्रॉम एनिमीज, उनको मतलब क्या करना पड़ता है, मतलब जैसे ही कोई मतलब कोई बड़ा मतलब एनिमल जो अगर आता है, छोटे एनिमल्स को खाने के लिए आता है, तो उनको भागना पड़ता है। ओके, यदि वो उनको पकड़ में आ जाते हैं तो उनको उनसे क्या करनी पड़ती है, फाइटिंग भी करनी पड़ती है, लड़ना भी पड़ता है। फाइंड फूड और फाइंड अ सेफ प्लेस टू लिव, और उनको खाना ढूंढने के अंदर और मतलब जिंदा रहने के लिए दूसरे बड़े एनिमल से बचना है, तो कोई सेफ प्लेस भी उनको क्या करना पड़ेगा, फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो इसके लिए उनको क्या करना पड़ता है, ये सारी एक्टिविटीज करनी पड़ती है। Also we engage some animals to lift weight, carry loads, pull carts and plow fields, और मतलब जो दूसरे एनिमल्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, वजन उठाने का भी काम करते हैं। ओके, मतलब जैसे ये हॉर्स वगैरह होते हैं, कैरी लोड्स करते हैं, मतलब ये हॉर्स कार्ट है, बुलोक कार्ट्स हैं। ओके, और मतलब जो हमारे खेत होते हैं, फील्ड होते हैं, उसके अंदर जो जमीन को प्लो करने का काम होता है, उसके अंदर भी जो एनिमल्स जो होते हैं उनका यूज किया जाता है। मतलब एनिमल्स भी क्या करते हैं, वर्क करते हैं। और सच एक्टिविटीज रिक्वायर एनर्जी, और इन सब एक्टिविटीज, इन सब वर्क को करने के लिए एनिमल्स को भी क्या चाहिए होती है, मतलब एनर्जी की जरूरत होती है। तो मतलब यहाँ पे इस पैराग्राफ में ये बताया गया है, इस वाले पैराग्राफ में और इस वाले पैराग्राफ में ये बताया गया है कि जो जितने भी लिविंग बींग्स हैं, जितने भी एनिमल्स जो होते हैं, उनको क्या है कि मतलब सरवाइव करने के लिए एक्टिविटीज करनी पड़ती है कुछ, मतलब और इन एक्टिविटीज को करने के लिए, ये एक्टिविटीज क्या है, एक तरह का वर्क है। ओके, और इस सभी वर्क को करने के लिए क्या करना पड़ता है, उनको किसकी जरूरत पड़ती है, एनर्जी की जरूरत पड़ती है। थिंक ऑफ मशीन, मशीन के बारे में सोचो। लिस्ट द मशीन दैट यू हैव कम अक्रॉस, व्हाट डू यू दे नीड फॉर देयर वर्किंग, मतलब जो मशीन्स जो होती हैं उनको भी क्या करता है, वर्क करने के लिए मतलब किसी चीज की क्या होती है, जरूरत होती है। व्हाई डू सम इंजन्स रिक्वायर फ्यूल्स लाइक पेट्रोल एंड डीजल्स, मतलब जो मशीन्स जो होती हैं उनको वर्क करना है, वर्क मतलब ओके, तो उनको भी एनर्जी की जरूरत होती है, और ये एनर्जी उनको कहाँ से मिलती है, पेट्रोल और जो डीजल्स होते हैं उनकी जरूरत होती है। ओके, तो यहाँ पे ये बताया गया है कि पेट्रोल और डीजल्स जो फ्यूल है उनको मशीन को क्यों जरूरत है, क्यों, मशीन को भी वर्क करना है, तो वर्क करने के लिए जो एनर्जी जो मिलेगी उनको, मशीन को, वो किसे मिलेगी, पेट्रोल और डीजल से मिलेगी। वाई डू लिविंग बींग्स एंड मशीन्स नीड एनर्जी, तो मशीन्स और जो लिविंग बींग्स होते हैं उनको एनर्जी की जरूरत क्यों होती है। तो ये बताया गया है इस पैराग्राफ के अंदर कि चाहे मतलब लिविंग बींग्स हो, ओके, या फिर नॉन लिविंग थिंग्स हो। ओके, तो क्या हो गया, दोनों को क्या करना है, यदि वर्क करना है तो उनको वर्क करने के लिए क्या है, मतलब एनर्जी की जरूरत पड़ती है, और मतलब विदाउट एनर्जी के वर्क जो होता है वो पॉसिबल नहीं है। ओके, तो यहाँ तक आपको ये समझाया गया है। अब हम नेक्स्ट पढ़ने वाले हैं वर्क, क्योंकि इस चैप्टर के अंदर हमें क्या पढ़ना है, वर्क, एनर्जी और पावर के बारे में पढ़ना है। तो सबसे पहला टॉपिक होगा हमारा वर्क। व्हाट इज वर्क, देयर इज अ डिफरेंस इन द वे वी यूज अ टर्म वर्क इन डे टू डे लाइफ एंड द वे वी यूज इट इन साइंस। मतलब हम पढ़ेंगे इस टॉपिक के अंदर वर्क क्या होता है, और जो हम डे टू डे लाइफ के अंदर जो वर्क करते हैं, और जो साइंस के हिसाब से जो वर्क होता है, इन दोनों की टर्म के अंदर क्या डिफरेंसेस है वो इस टॉपिक के अंदर हम समझेंगे। क्लियर।
तो टू मेक दिस पॉइंट क्लियर लेट अस कंसीडर फ्यू एग्जांपल्स। इस टॉपिक को समझने के लिए हम जो है वो कुछ एग्जांपल से इसको समझेंगे। तो देखते हैं कैसे समझना में। नॉट मच वर्क इन स्पाइट ऑफ वर्किंग हार्ड, मतलब इस एग्जांपल में ये बताया गया है कि हमने काम तो बहुत किया है, मतलब मेहनत तो बहुत करी है, लेकिन फिर भी वो वर्क नहीं है। ओके, कहने का मतलब ये है इस टॉपिक के अंदर। कमाली इज प्रिपेयरिंग फॉर एग्जामिनेशंस। कमाली गर्ल का नाम है जो क्या करी है, एग्जाम्स की तैयारी कर रही है। शी स्पेंड्स अ लॉट ऑफ टाइम इन स्टडीज, और वो अपने ज्यादा से ज्यादा जो टाइम जो होती है वो स्टडीज के अंदर, पढ़ाई करने के अंदर मतलब करी है। शी रीड्स अ बुक, वो किताबें पढ़ती है और एग्जाम्स के लिए बुक्स पढ़ती हैं। ड्रो डायग्राम्स, मतलब डायग्राम को ड्रॉ कर करके देखती हैं। ऑर्गेनाइज हर थॉट्स, और मतलब जो याद करती है उसके ऊपर मतलब उसका उसके बारे में उसका आंसर्स किस तरीके से लिखना है उसको भी ऑर्गेनाइज कर रही है वो। कलेक्ट क्वेश्चन पेपर्स, एग्जाम्स की तैयारी के लिए वो पेपर्स भी कलेक्ट कर रही हैं, क्वेश्चन पेपर्स। अटेंड क्लासेस, डिस्कस प्रॉब्लम विद हर फ्रेंड्स, और क्लासेस अटेंड कर रही है रेगुलर। एंड अपने फ्रेंड के साथ जो भी प्रॉब्लम आ रही है उस एग्जाम्स की प्रिपरेशन के अंदर उनको क्या कर रही है, अपनी फ्रेंड के साथ डिस्कस कर रही है। मतलब कहने का मतलब एंड परफॉर्म एक्सपेरिमेंट्स, और उसको मतलब मतलब एक्सपेरिमेंट जो साइंस से रिलेटेड होते हैं उनको भी क्या करिए, परफॉर्म कर करके देख रही हैं। शी एक्सपेंड्स अ लॉट ऑफ एनर्जी ऑफ दिस एक्टिविटीज, मतलब इन सब काम करने के लिए, मतलब एग्जाम्स की प्रिपरेशन के अंदर जितने भी ये काम वो कर रही हैं उसके अंदर उसको बहुत सारी जो है वो एनर्जी जो है वो मतलब एक्सपेंड करनी पड़ रही है। ओके, तो इन कॉमन पैरेलेंस शी इज वर्किंग हार्ड, मतलब कॉमन टर्म हमें कह सकते हैं कि जो कमाली जो है वो एग्जाम्स की प्रिपरेशंस के लिए जो है वो बहुत वर्क हार्ड करी, बहुत मेहनत करी है। ऑल दिस हार्ड वर्क में इन्वॉल्व वेरी लिटिल वर्क इफ वी गो बाय दिस साइंटिफिक डेफिनेशंस ऑफ वर्क। मतलब यदि हम कहें कि मतलब वो एग्जाम्स के हिसाब से तो बहुत मेहनत करी, लेकिन उसने काम क्या किया है कुल मिला के, तो अगर आप साइंस के टर्म में देखेंगे तो उसने मतलब कुछ भी काम नहीं किया है, ऐसा समझ लीजिए आप। ओके, तो इसका कहने का मतलब है यहाँ पे, मतलब इस एग्जांपल से आप ये समझेंगे कि मतलब ये जितनी भी एक्टिविटीज जो है वो डे टू डे लाइफ के अंदर इसको हम वर्क के अंदर तो कंसीडर करते हैं, लेकिन इन साइंस के अंदर हम उनको मतलब वर्क से डिफाइन नहीं कर सकते हैं। अगर साइंस के हिसाब से केस को देखें तो ये सारे वर्क जो है वो मतलब सारी एक्टिविटीज जो है वो वर्क नहीं है। ओके, अब हम नेक्स्ट एग्जांपल्स देखते हैं। यू आर वर्किंग हार्ड टू पुश अ ह्यूज रॉक, let us say the rock does not move despite all the efforts. You get completely exhausted, however you have not done any work on the rocks as there is no displacement of the rock. इसमें आप क्या कर रहे हैं कि एक क्या है, यहाँ पे बहुत बड़ा पत्थर रखा हुआ है। ओके, तो इसको आप क्या कर रहे हैं, पुश कर रहे हैं। ओके, बहुत मेहनत कर रहे हैं इसको, बड़े से पत्थर को मतलब क्या कर रहे हैं, मतलब पुश करने के लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद भी क्या हो रहा है कि इसके अंदर डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा है। तो इस कंडीशन के अंदर हम कह देंगे कि साइंस के हिसाब से हम बोलेंगे कि कोई काम नहीं हुआ है। लेकिन अगर डे टू डे लाइफ के अंदर यदि आप वर्क को डिफाइन करेंगे तो हमने डे टू डे लाइफ के हिसाब से हम बोलेंगे कि हमने बहुत मेहनत करी है, मतलब वो मेहनत करना ही डे टू डे लाइफ के अंदर क्या होता है, काम करना कहलाता है। लेकिन साइंस के अंदर जब तक कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं होता है उसको हम वर्क के अंदर कंसिडर नहीं करते हैं। You stand still for a few minutes with a heavy load on your head. You get tired, you have exerted yourselves and have spent quite a bit of your energy. Are you doing work on the load? The way we understand the term work in science, work is not done. इस एक्टिविटीज में ये बताया गया है कि जैसे आप यहाँ पे खड़े हुए हैं, ओके, जैसे सपोज ये आप ही हैं, आपके ऊपर क्या रखा हुआ है, एक हैवी लोड रखा हुआ है। ये क्या है, हैवी लोड है। ओके, इसको आप क्या करके मतलब खड़े होके एक ही पोजीशन पे खड़े हुए हैं, और इस लोड को लेके आप जो है वो आप में इतनी भी ताकत नहीं है कि आप इसको लेके क्या है आगे मतलब चल सके। ओके, तो इस कंडीशन के अंदर भी क्या है, मतलब इसके अंदर क्या है कि जब आप इस हैवी लोड को लेके खड़े हैं तो आपकी बहुत सारी एनर्जी जो गई वो तो वेस्ट हो गई है, लेकिन अगर आप इसको लेके थोड़ी भी डिस्टेंस यदि आप कवर नहीं कर पाते हैं तो इसके अंदर क्या है कि साइंस के हिसाब से आप ये माना जाएगा कि आपने कोई काम नहीं किया है। ओके, लेकिन डे टू डे लाइफ के अंदर आप इसे बोलेंगे कि मैं तो पत्थर को लेके खड़ा था बहुत, तो मैंने तो इतना भारी भरकम काम किया है, तो आप उसमें डे टू डे लाइफ के अंदर आप ऐसे बोल सकते हैं कि मैंने बहुत मेहनत वाला काम किया है। लेकिन साइंस के हिसाब से यदि आपने कोई इसको लेकर अगर 2 कदम भी आप नहीं चल पाए तो कोई मतलब वर्क के अंदर वो कंसिडर नहीं होगा। क्लियर? तो जो डे टू डे लाइफ के अंदर जो वर्क होता है साइंस के अंदर जो टर्म मतलब
हम वर्क का यूज करते हैं टर्म, वो एकदम एक दूसरे से अपोजिट है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं, यू क्लाइम अप द स्टेप्स ऑफ अ स्टेयरकेस एंड रीच द सेकंड फ्लोर ऑफ अ बिल्डिंग जस्ट टू सी द लैंडस्केप फ्रॉम देयर। मतलब आप क्या करते हैं, जैसे आप स्कूल के अंदर गए हैं, ओके, आप को स्कूल के अंदर जैसे फर्स्ट फ्लोर से सेकंड फ्लोर पे जाएंगे, तो आप कैसे जाएंगे, स्टेयरकेस से जाएंगे, स्टेयरकेस मतलब सीढ़ियों से जाएंगे, क्लियर। तो आप जब वहां से ऊपर से नीचे देखेंगे तो आपको क्या दिखाई देगा, ग्राउंड दिखाई देगा। इसी तरीके से यू में इवन क्लाइम अप अ टॉल ट्री, आप जब जैसे ऊंचे पेड़ पे चढ़, मतलब कोई पेड़ जो होता है उसके ऊपर आप चढ़ते हैं, तो मतलब आप इसके अंदर क्या करते हैं, इफ वी अप्लाई द साइंटिफिक डेफिनेशन दीज एक्टिविटीज इन्वॉल्व अ लॉट ऑफ वर्क। ये जो एक्टिविटीज जो होती है वो साइंस के हिसाब से वर्क के अंदर कंसीडर होती है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर आपने किया है कि जैसे आप फर्स्ट फ्लोर से कहाँ पे गए हैं, सेकेंड फ्लोर पे किए हैं, तो इसके अंदर क्या हुआ है, आपने मतलब क्या किया है, आपका डिस्प्लेसमेंट हुआ है, आपने कुछ डिस्टेंस कवर किया है, ओके। तो डिस्टेंस कवर होने के साथ किया है, तो इसके अंदर वर्क हुआ है, क्लियर। इसी तरीके से यदि आप पेड़ के ऊपर चढ़ते हैं, तो पेड़ पे पहले थे आप ग्राउंड पे थे, ग्राउंड से आप कहाँ गए, ट्री पे गए, तो आपने इतना डिस्टेंस जो है वो कवर किया है, ओके। तो इसको हम बोलते हैं साइंस के हिसाब से आपने कुछ वर्क किया है, ओके। इन डे टू डे लाइफ वी कंसीडर एनी यूजफुल फिजिकल एंड मेंटल लेबर एज वर्क। आप जो अपनी रोजमर्रा की जो जिंदगी होती है उसमें आप कुछ, हम क्या करते हैं, कुछ फिजिकल वर्क करते हैं, कुछ मेंटल वर्क करते हैं, मतलब ये जो होते हैं सब हम उसको क्या बोलते हैं, वर्क के अंदर कंसीडर कर देते हैं। फिजिकल वर्क में कौन कौन सा आएगा, जैसे प्लेइंग अ फील्ड, ये हमारा फिजिकल वर्क में आएगा, जिसमें आप हाथ पैर हिलाते हैं ना, उसको हम बोलते हैं फिजिकल वर्क। और जैसे मेंटल वर्क, जैसे बातें करना, सोचना, ये सब आते हैं मेंटल वर्क के अंदर। एक्टिविटीज लाइक प्लेइंग इन अ फील्ड, जैसे खेल के मैदान में खेलना, टॉकिंग विद फ्रेंड्स, फ्रेंड्स के साथ बातें करना, हमिंग अ ट्यून, धीरे धीरे बातें करना, मूवी देखना, अटेंडिंग अ फंक्शन, फंक्शन अटेंड करना, समटाइम्स आर नॉट कंसीडर टू बी वर्क। ये सारे साइंस के हिसाब से हम इनको वर्क के अंदर कंसीडर नहीं करते हैं, ओके। तो व्हाट कॉन्स्टिट्यूट्स वर्क डिपेंड्स ऑन द वे वी डिफाइन इट। तो हम वर्क को मतलब वर्क करने के लिए, मतलब या वर्क को डिफाइन करने के लिए, वर्क को हम कैसे डिफाइन करें, कुल मिला के वी यूज एंड डिफाइन द टर्म वर्क डिफरेंटली इन साइंस। ये इसमें ये बता दें कि जो डे टू डे लाइफ के अंदर जो वर्क होता है, साइंस के अंदर जो वर्क होता है, वो एकदम मतलब डिफरेंट होता है। टू अंडरस्टैंड दिस लेट अस डू द फॉलोइंग एक्टिविटीज। तो इस ये जो एक्टिविटीज 11.1 कराई गई है आपको, इसमें यही डिफरेंस बताया गया है कि जो डे टू डे लाइफ के अंदर जो एक्टिविटीज होती है, साइंस के अंदर जो एक्टिविटीज होती है, उसको करके आप क्या कर सकते हैं, दोनों में डिफरेंशिएट कर सकते हैं। तो देखते हैं ये एक्टिविटीज। वी हैव डिस्कस इन द अबव पैराग्राफ अ नंबर ऑफ एक्टिविटीज which are normally considered to be work in day to day life. For each of these activities ask the following questions and answer them. आपको मैंने अभी ये बताई थी, ये यहाँ पे एक्टिविटीज, आपको ये बहुत सारी एक्टिविटीज बताई गई है, ऊपर की जो पैराग्राफ है ना, इसके अंदर ये जितनी भी एक्टिविटीज है, जैसे कमाली प्रिपरेशंस कर रही है एग्जाम्स के लिए, फिर आप कोई मतलब क्या कर रहे हैं, रॉक को क्या कर रहे हैं, पुश या पुल कर रहे हैं, या फिर आप क्या हैवी लोड को लेके खड़े हुए हैं, या फिर आप पेड़ के ऊपर चढ़ रहे हैं, और ये आप ये जितनी भी एक्टिविटीज जो यहाँ पे बताई गई है, डे टू डे लाइफ की एक्टिविटीज को, इसको आपको क्या करना है, यहाँ पे हर एक्टिविटीज से रिलेटेड, यहाँ पे मतलब हर एक्टिविटीज के से आप कोई सी भी एक्टिविटीज ले लेनी है, उस एक्टिविटीज से आपको क्या करना है, इन एक्टिविटीज के ऊपर आपको ये बेस्ड 3 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। व्हाट इज, जैसे व्हाट इज द वर्क बीइंग डन ऑन, मतलब कि मतलब वो जो व्हाट इज द वर्क बीइंग डन ऑन, कि मतलब वो जो एक्टिविटीज जो कर रहा है, मतलब इस एक्टिविटीज में क्या वर्क हो रहा है, पहले तो आपको ये बताना है। दूसरी एक्टिविटीज में आपको ये बताना है व्हाट इज हैपनिंग टू द ऑब्जेक्ट, कि ऑब्जेक्ट की मतलब साथ में क्या हो रहा है, कि उसके अंदर कुछ डिस्प्लेसमेंट हो रहा है या नहीं हो रहा है। तीसरा है कि हु इज डूइंग द एक्टिविटी, कौन इस एक्टिविटी को कर रहा है। तो आपको ये 3 क्वेश्चंस जो है वो ऊपर जितनी भी एक्टिविटीज दी गई है, उससे आपको क्या करना है, तीनों एक्टिविटीज में, हर एक्टिविटीज में ये क्वेश्चंस पुट अप करना है। यदि इन तीनों एक्टिविटीज के अंदर मतलब ऐसा मतलब आता है कि जैसे व्हाट इज, जैसे सपोज आपने कोई एक्टिविटी ले ली, हम 2 एक्टिविटीज चूज कर लेते हैं। जैसे हम यहाँ पे एक्टिविटीज ले लेते हैं, जैसे हम सीढ़ी से फर्स्ट फ्लोर से सेकंड फ्लोर पे गए, तो ये हमारी पहली एक्टिविटीज है। फिर हम क्या करेंगे, इस एक्टिविटीज पे हम देखेंगे व्हाट इज द वर्क बीइंग डूइंग बीइंग डन ऑन, मतलब ये जो वर्क हुआ है वो किसके ऊपर हुआ है। जैसे हम गए, सपोज मैं गई हूँ, तो मेरे पे
ये वर्क हुआ है। ओके, व्हाट इज द हैपनिंग टू द ऑब्जेक्ट, इसमें क्या हुआ है कि जैसे ऑब्जेक्ट के साथ क्या हुआ, ऑब्जेक्ट इस कंडीशन में मैं हूं तो मेरे साथ क्या हुआ, मैं फर्स्ट फ्लोर से सेकंड फ्लोर पे गई हूँ, तो मतलब मेरे अंदर मतलब हैपनिंग ये हुई है कि मैं फर्स्ट फ्लोर से सेकंड फ्लोर पे गई हूँ, तो डिस्प्लेसमेंट हुआ है, मतलब मैंने कोई डिस्टेंस कवर किया है। हु इज डूइंग दैट द वर्क, कौन मतलब इस एक्टिविटी को कर रहा है, तो इसके अंदर ये है कि मतलब एक फोर्स जो है जिसकी वजह से क्या कर रही हूँ मैं ये एक्टिविटीज कर रही हूँ, तो इस कंडीशन के अंदर ये जो एक्टिविटीज जो होगी वो साइंस के हिसाब से क्या होगी, वर्क के अंदर कंसीडर होगी। अब हम दूसरी एक्टिविटीज ले लेते हैं, सपोज इसके अंदर है टॉकिंग विद फ्रेंड्स वाली मैंने एक्टिविटीज ले ली, तो टॉकिंग विद फ्रेंड्स के साथ एक्टिविटीज ली मैंने, ये दूसरा एग्जांपल लिया, तो उस पर तीनों क्वेश्चन अप्लाई करूंगी। व्हाट इज द वर्क बीइंग डन ऑन, मतलब इसके अंदर क्या हो रहा है, टॉकिंग होने का काम हो रहा है। ओके, क्या काम हो रहा है, टॉकिंग होने का काम हो रहा है, और कौन कर रहा है, मैं कर रही हूँ। किससे बातें कर रही हूँ, फ्रेंड से बातें कर रही हूँ। व्हाट इज हैपनिंग टू द ऑब्जेक्ट, क्या हो रहा है ऑब्जेक्ट के साथ में, मतलब मैं बातें कर रही हूँ, मतलब बातें कर रही हूँ एक जगह बैठ के कर रही हूँ, मतलब इसके अंदर कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा है। हु इज डूइंग द वर्क, मतलब कौन कर रहा है एक्टिविटी को, मैं ही कर रही हूँ, मतलब इसको करने के लिए कोई फोर्स की जरूरत नहीं है यहाँ पे। तो इसके अंदर क्या है, इस वाली एक्टिविटीज के अंदर जब हम टॉकिंग विद फ्रेंड्स वाली एक्टिविटी करते हैं, तो इसमें हम देखते हैं कि इसके अंदर हमें कोई डिस्प्लेसमेंट दिखाई नहीं देता है, मतलब ऑब्जेक्ट का जो मूवमेंट जो होता है वो एक जगह से दूसरी जगह तक नहीं होता, तो इस एक्टिविटीज को हम साइंस के हिसाब से वर्क के अंदर कंसीडर नहीं करेंगे। तो ये आपको इसलिए बताया गया है कि इसके अंदर आपको कोई भी दो एक्टिविटीज लेनी है, और उस दो एक्टिविटीज में आपको देखना है कि किस एक्टिविटीज के अंदर डिस्प्लेसमेंट होता है। अगर डिस्प्लेसमेंट होता है तो वो एक्टिविटीज आपको साइंस के हिसाब से क्या हो जाएगी, आप उसको वर्क के अंदर कंसीडर करेंगे। ओके, यदि आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, लुक एंड लर्न क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच। अब हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है साइंटिफिक कंसेप्शंस ऑफ वर्क। ओके, इसके अंदर हमें हम समझेंगे कि साइंस के हिसाब से जो वर्क होता है उसको हम किस तरीके से समझ सकते हैं। टू अंडरस्टैंड द वे वी व्यू वर्क एंड डिफाइन वर्क फ्रॉम अ पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ साइंस, लेट अस कंसीडर सम क्वेश्चंस। मतलब हम इसके अंदर क्या समझने वाले हैं कि साइंस की हिसाब से जो वर्क का टर्म होता है वो वास्तव में क्या होता है। तो इसके लिए आपको क्या करने पड़ेंगे, इसको लिए कुछ आपको सिचुएशंस, कुछ एग्जांपल से आपको इसको समझना पड़ेगा। पुश अ पेबल लाइंग ऑन अ सरफेस, the pebble moves through a distance, you exerted a force on the pebble and the pebble got displaced, in this situation work is done। इसके अंदर ये बताया गया है कि आपको क्या लेना है, एक पेबल लेना है। पेबल का मतलब आप जानते होंगे क्या होता है, पेबल का मतलब होता है एक पत्थर जिसको आपको करना है, एक पुश करना है, मतलब इसको धक्का देना है। अगर धक्का देने पे यदि ये पेबल जो होती है वो अगर अपनी पोजीशन को बदल लेता है, मतलब ये अगर डिस्प्लेस हो जाता है, तो उसको हम कहते हैं इस कंडीशन के अंदर क्या हो गया है, वर्क हो गया। तो यहाँ पे ये बताया गया है कि आपको क्या लेना है, एक पेबल को एक सरफेस पे रखना है, उसको पुश करना है। पुश करने के बाद आपको देखना है कि जब हम पुश करते हैं तो ये जो पेबल्स जो होता है हम देखते हैं कि कुछ डिस्टेंस के ऊपर चला जाता है। यू एक्सर्टेड अ फोर्स ऑन द पेबल, पेबल पे आपने क्या किया था, पुश फोर्स लगाया था। फोर्स कैसे लगाया था हमने, इस पेबल को क्या किया था, पुश किया था। किसी भी चीज को पुश करना, पुल करना किसकी कैटेगरी के अंदर आते हैं, फोर्स की कैटेगरी के अंदर कंसिडर किया जाता है। पेबल गॉट डिस्प्लेस, और जब आप इसको पेबल को क्या करेंगे, पुश करेंगे, तो क्या हो जाता है, डिस्प्लेस्ड हो जाता है। डिस्प्लेस्ड होने का मतलब होता है कि वो फोर्स की डायरेक्शन के अंदर क्या होता है, कुछ डिस्टेंस को क्या करता है, कवर करता है। तो अगर आप किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर क्या लगाते हैं, फोर्स लगाते हैं, और फोर्स से वो क्या होता है, उसके अंदर डिस्प्लेसमेंट होता है। मतलब डिस्प्लेसमेंट का मतलब ये होता है कि वो कोई अगर मतलब डिस्टेंस कवर करता है, तो साइंस के हिसाब से हम उसको क्या कहते हैं, उस कंडीशन के अंदर वर्क हुआ है। सेकंड इसका एग्जांपल क्या है कि अ गर्ल पुल्स अ ट्रॉली and the trolley moves through a distance, the pull has exerted a force on the trolley and it is displaced, therefore work is done। इसके अंदर ये बताया गया है कि एक ये क्या है, ट्रॉली है। ओके, ट्रॉली को क्या कर रही है, एक गर्ल जो है वो क्या कर रही है, मतलब इसको खींच रही है। ओके, तो मतलब इसको क्या कर रही है, वो पुल कर रही है। ओके, पुल करने से क्या हुआ है कि इस ट्रॉली के ऊपर क्या हुआ, एक फोर्स लग गया है, और जब ये गर्ल इस ट्रॉली को पुल कर रही है तो उसमें क्या हो रहा है, कुछ डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, मतलब वो मतलब आगे की तरफ कुछ डिस्टेंस जो होती है वो कवर कर रही है। इस सिचुएशन में भी आप देखेंगे कि ट्रॉली के ऊपर क्या लगाया गया है, एक फोर्स लगाया गया है। वो फोर्स किस फॉर्म में है,
पुल फॉर्म में है। ओके, पुश और जो पुल होते हैं वो उसको हम किसके अंदर कंसीडर करते हैं, फोर्स के अंदर कंसीडर करते हैं। क्लियर। तो अगर किसी भी सिचुएशन, कोई भी एग्जांपल के अंदर यदि आप ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाते हैं और फोर्स लगाने के बाद में अगर उसके अंदर डिस्प्लेसमेंट होता है, ओके, तो वो उस कंडीशन के अंदर हम क्या कहते हैं, वर्क हुआ है। अब हम तीसरा देखते हैं, लिफ्ट ए बुक थ्रू ए हाइट। आपको क्या करनी है, एक बुक लेनी है, इसको लिफ्ट करना है, उठाना है और कुछ हाइट पे लेके जाना है। टू दिस यू मस्ट अप्लाई ए फोर्स, द बुक राइजेस अप, देयर इज अ फोर्स अप्लाइड ऑन द बुक एंड द बुक हैज मूव्ड एंड वर्क इज डन। इस कंडीशन में क्या हुआ है कि सपोज यहाँ पे क्या है, एक बुक जो है वो जमीन के ऊपर रखी हुई है, ओके, या टेबल के ऊपर रखी हुई है। आप क्या कर रहे हैं कि इसको क्या कर रहे हैं, मतलब उठा के मतलब आपने इसको क्या किया, लिफ्ट किया है, ओके, कुछ हाइट पे आप इसको ले गए हैं, तो मतलब ये बुक जो है अब यहाँ पे आ गई है। क्लियर। तो इसके अंदर क्या हुआ है कि आपने इसको क्या किया है, पुल मतलब उठाया है, ओके। तो इसको मतलब यहाँ पे आपने क्या किया है, इसको फोर्स लगाया है, ओके। तो और फोर्स लगाने के बाद ये क्या हुई है, जब हम इसको उठा के कुछ मतलब दूसरी जगह रख दिया है, तो उसने मतलब कुछ डिस्टेंस जो है इसके अंदर डिस्प्लेसमेंट भी हुआ है, मतलब बुक्स के अंदर जो मूवमेंट हुआ है वो क्या हुआ है, डिस्प्लेसमेंट में हुआ है। क्लियर। तो इस कंडीशन के अंदर भी क्या हुआ है, वर्क हुआ है। क्यों, क्योंकि इस कंडीशन के अंदर क्या हुआ कि जब हमने बुक को उठाया है ना, तो बुक को उठाने के लिए हम क्या करते हैं, एक फोर्स लगाते हैं, ओके। क्योंकि कोई भी चीज जो होती है ना, जब हम किसी चीज को उठाते हैं तो जो अर्थ जो होती है वो भी क्या करती है, उस बुक को अपने ग्रेविटेशनल फोर्स से क्या करती है, अट्रैक्ट करती है। लेकिन हमें उस ग्रेविटेशनल मतलब यदि हमें बुक को उठाना है तो हमें इस ग्रेविटेशनल फोर्स के अपोजिट एक फोर्स लगाना पड़ता है, जिससे हम बुक को क्या करते हैं, ऊपर उठा के मतलब रख पाए, इतना फोर्स हमें लगाना पड़ता है। कुल मिला के हमने क्या किया, उस बुक पे फोर्स लगाया है, फोर्स से फिर हमने उस बुक को क्या करा है, कुछ हाइट के ऊपर ले जाके उस बुक को रख दिया है। तो इस कंडीशन के अंदर भी क्या हुआ है, हमने ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगा दिया और फोर्स की वजह से उस बुक के अंदर जो मूवमेंट हुआ है, वो मूवमेंट जो है वो क्या हुआ, एक मूवमेंट हुआ है। तो मतलब उस कंडीशन के अंदर भी क्या हुआ है, वर्क जो है वो यहाँ पे इस सिचुएशन के अंदर भी हुआ है। A closer look at the above situation reveals that two conditions need to be satisfied or for work to be done. पहला है कि a force should act on an object and second the object must be displaced. अगर आप ये तीनों सिचुएशन के अंदर देखेंगे ना, ये ऊपर की जो तीनों सिचुएशन है, एक पेबल वाली, दूसरा जो गर्ल्स ट्रॉली को खींच रही है, तीसरा है कि जो हम बुक जोड़ रहे हैं इसको लिफ्ट कर रहे हैं, इन तीनों सिचुएशन में आप देखेंगे कि वर्क हो रहा है। तो वर्क के लिए हम ये कह सकते हैं कि वर्क के लिए क्या होता है कि उस ऑब्जेक्ट के ऊपर क्या होता है, फोर्स लगाना जो है वो कंपलसरी है। दूसरा, यदि हम उसके ऊपर फोर्स लगाएं और उसके अंदर कुछ डिस्प्लेसमेंट हो उस ऑब्जेक्ट के अंदर, तभी मतलब हम उसको साइंस की टर्म के अंदर क्या बोलेंगे कि उस ऑब्जेक्ट पे क्या हुआ है, वर्क हुआ है। क्लियर। तो आपको ये मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है, ये दो चीज एग्जाम में भी पूछी जाती है कि जो वर्क जो होता है कौन से दो फैक्टर के ऊपर डिपेंड करता है। तो पहला फैक्टर है कि वो फोर्स जो हम किसी ऑब्जेक्ट पे लगाते हैं, पहला। दूसरी चीज ये है कि उस फोर्स की वजह से यदि उस ऑब्जेक्ट के अंदर डिस्प्लेसमेंट होता है तो हम कहते हैं कि वर्क हुआ है। अब आपको ये समझ में आ गया कि साइंस की टर्म के अंदर वर्क करने के लिए दो चीजें जरूरी है, फोर्स और दूसरा डिस्प्लेसमेंट। इन एनी वन ऑफ द अबव कंडीशंस डज नॉट एग्जिस्ट, वर्क इज नॉट डन। दिस इज द वे वी व्यू वर्क इन साइंस। साइंस के अंदर ये बताया गया है कि यदि इन दोनों कंडीशन के अंदर, इफ एनी वन ऑफ द अबव कंडीशन, ये दोनों कंडीशन में से यदि एक भी कंडीशन क्या होगी, यदि एब्सेंट होगी, ओके, तो उस कंडीशन के अंदर वर्क नहीं होगा, ओके। यदि दोनों कंडीशन, यदि हम ऑब्जेक्ट पे फोर्स नहीं लगाएंगे तो उस ऑब्जेक्ट में डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा, पहली कंडीशन ये हो गई है, ओके। दूसरी कंडीशन में ये हो गया कि हम फोर्स तो लगा रहे हैं लेकिन इतना फोर्स नहीं लगा पा रहे हैं कि डिस्प्लेसमेंट हो। तो मतलब किसी भी वर्क को अगर हमें साइंस के अंदर डिफाइन करना है तो उस ऑब्जेक्ट पे आपको इतना फोर्स लगाना पड़ेगा कि उसके अंदर डिस्प्लेसमेंट हो, तभी उसको हम साइंस में क्या कहेंगे, उस ऑब्जेक्ट पे क्या हुआ है, वर्क हुआ है। तो मतलब कुल मिला के यही है कि वर्क के लिए दो चीजें कौन कौन सी कंपलसरी है, एक तो फोर्स और दूसरा डिस्प्लेसमेंट। अब आपको यह बताया गया है कि अब बुलॉक इज पुलिंग अ कार्ट, मतलब बुलॉक जो बैले होती है ना, वो क्या कर रही है, कार्ट को क्या कर रही है, पुल कर रही है,
ओके। द कार्ट मूव्स, और कार्ट जो कर रही है, वो जो गाड़ी है ना, जो बैलगाड़ी होती है, इसका एग्जांपल है। जो बैलगाड़ी में क्या होता है, जो बुलॉक्स जो होती है वो क्या करती है, कार्ट को पुल करती है। ओके, देयर इज अ फोर्स ऑन द कार्ट। यहाँ पे फोर्स कौन लगा रहा है, बुलॉक लगा रहा है। और कैसे लगा रहा है वो फोर्स, उस कार्ट को पुल करके जो है वो फोर्स लगा रहा है, क्योंकि पुश और जो पुल होता है वो फोर्स होता है। यदि आप किसी भी ऑब्जेक्ट को पुश करते हैं या पुल करते हैं, तो आप उस ऑब्जेक्ट पे क्या करते हैं, फोर्स लगाते हैं। और उस फोर्स की वजह से क्या हो रही है, वो कार क्या हो रही है, मतलब वो बैलगाड़ी जो है वो मूव कर रही है। मतलब इस कंडीशन के अंदर क्या हुआ है, डिस्प्लेसमेंट भी हुआ है, मतलब फोर्स भी लगा है और उस फोर्स की वजह से डिस्प्लेसमेंट भी हुआ है। तो इस कंडीशन के अंदर क्या आप सोचते हैं कि वर्क हुआ है, तो ऑब्वियसली इस कंडीशन के अंदर भी क्या हुआ है, वर्क हुआ, क्योंकि मतलब इस कंडीशन में आप देखेंगे कि फोर्स भी लगा है और फोर्स की वजह से क्या हुआ, डिस्प्लेसमेंट भी हुआ है। तो हम कह सकते हैं कि इस कंडीशन में क्या हो गया है, वर्क हो गया है। आपको यहाँ पे एक्टिविटी 11.2 दी गई है, इसको हम देख लेते हैं। इसमें क्या बताया गया है, थिंक ऑफ सम सिचुएशंस फ्रॉम योर डेली लाइफ इन्वॉल्विंग वर्क। मतलब आपको क्या लेनी है, मतलब कुछ सिचुएशंस लेनी है, और उस मतलब कौन सी सिचुएशंस लेनी है, जो डेली लाइफ के अंदर वर्क करते हैं ना, जिसके अंदर फिर जितने भी आपने वो जो डेली लाइफ के अंदर वर्क किए हैं, उनकी क्या करना लेनी है, आपको लिस्ट बनानी है। ओके, डिस्कस विथ योर फ्रेंड्स वेदर वर्क इज बीइंग डन इन सिचुएशन। और फिर अपने फ्रेंड से आपको क्या करना है कि डिस्कस करना है कि कौन सी सिचुएशन के अंदर वर्क हुआ है या नहीं हुआ है, साइंस के अकॉर्डिंग। ट्राई टू रीजन आउट योर रेस्पॉन्स, और मतलब आपको बताना भी है कि अगर वर्क हुआ है तो आप उसको कैसे उसका मतलब समझाएंगे उसको, कि मतलब वर्क हुआ है तो किस हिसाब से हुआ है। क्लियर। तो इसके अंदर रीजन में आप बताएंगे कि यदि ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स हो रहा है और फोर्स की वजह से यदि डिस्प्लेसमेंट होता है, तो आप उसको उस जो एक्टिविटीज है उसमें वर्क हुआ है। इफ वर्क इज डन, यदि वर्क में यदि काम होता है, तो विच इज द फोर्स एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट। तो मतलब कौन सा फोर्स जो है वो ऑब्जेक्ट के ऊपर मतलब लग रहा है। ओके, ये आपको समझाना है। सपोज आपके ऊपर कोई यहाँ पे आपको मतलब एक पत्थर है। ओके, पत्थर को आपने उठा के क्या रख दिया है, इसके ऊपर इधर यहाँ पे ले आए हैं। ओके, तो आपने इस पत्थर को क्या किया है, पुश किया है। तो इसके अंदर कौन सा फोर्स यहाँ पे लगा है, पुश किया आपने। तो पुश जो है मतलब पुश टाइप का जो फोर्स है, उसे आपने क्या किया है, इस ऑब्जेक्ट के ऊपर लगाया है। व्हाट इज द ऑब्जेक्ट ऑन विच द वर्क इज डन। मतलब व्हाट इज द ऑब्जेक्ट ऑन विच द वर्क इज डन, मतलब वो ऑब्जेक्ट कौन सा है जिसके ऊपर आपने काम किया है। व्हाट हैपेंस टू द ऑब्जेक्ट ऑन विच वर्क इज डन। मतलब जब आपने उस ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगाया है, तो उसके मतलब क्या हुआ है उसके साथ में, आपको ये बताना है कि जब हमने इस ऑब्जेक्ट के ऊपर, इस पत्थर के ऊपर क्या लगाया है, पुश किया, इसको फोर्स लगाया है, पुश वाला फोर्स लगाया है, तो इसके अंदर क्या हुआ है, डिस्प्लेसमेंट हुआ है। अगर आपकी एक्टिविटी के अंदर यदि आप कोई ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगाएं, अगर उसके अंदर डिस्प्लेसमेंट हो जाए, तो वाली एक्टिविटी के अंदर आपने क्या किया है, साइंस के हिसाब से वर्क मतलब किया है। ओके, तो ये एक्टिविटीज ऐसी मतलब इस तरीके से आप एक्सप्लेन कर सकते हो। तो इस एक्टिविटी को करने का मतलब यही है कि इसके अंदर सिर्फ यही बताया गया है कि कोई भी वर्क तभी माना जाएगा कि जब आप किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर क्या लगाएं, फोर्स लगाएं। ओके, किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर क्या लगाएं, फोर्स लगाएं, और फोर्स की वजह से उसके अंदर क्या हो, डिस्प्लेसमेंट हो। ओके, तो डिस्प्लेसमेंट होगा तभी वो क्या होगा, हम ऐसा बोल सकते हैं कि हमने उस ऑब्जेक्ट के ऊपर कुछ काम किया है। क्लियर, नहीं तो अदरवाइज मतलब काम नहीं बता सकते हैं। अब हम देखते हैं नेक्स्ट एक्टिविटी 11.3। इस एक्टिविटी में क्या करना है, थिंक द सिचुएशन व्हेन द ऑब्जेक्ट इज नॉट डिस्प्लेस इन स्पाइट ऑफ अ फोर्स एक्टिंग इन इट। मतलब इस कंडीशन के अंदर क्या कर रहे हैं कि आप क्या लगा रहे हैं, किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स तो लगा रहे हैं, लेकिन उस ऑब्जेक्ट के अंदर क्या करना है, डिस्प्लेसमेंट नहीं होता है। तो आप इसमें कौन सा एग्जांपल दे सकते हो, जैसे आपके सामने क्या हो जाए, एक बहुत बड़ा सा पत्थर आपको रख दिया जाए, और आपको बोले कि इस पत्थर को आपको क्या करना है, खिसकाना है। आप बहुत इसको क्या कर रहे हैं, पुश करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इस मतलब पत्थर का मतलब या कोई भी रॉक जो कि इसका इतना हैवी वजन है, हैवी वेट है, कि इसको आप क्या कर सकते, मतलब बहुत ज्यादा पुश करने के ऊपर भी इसके अंदर क्या है, डिस्प्लेसमेंट नहीं कर पा रहे हैं। ओके, तो मतलब ये पत्थर में डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा है, तो इस कंडीशन के अंदर क्या होगा कि वर्क नहीं हुआ। मतलब कुल मिलके ये बताया गया है कि ये मतलब फोर्स तो है, लेकिन यदि इतना फोर्स नहीं है कि आप उसको डिस्प्लेसमेंट कर पाए किसी चीज को, तो उस कंडीशन के अंदर जो वर्क डन जो होगा वो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ये पहली सिचुएशन। मतलब किसी मतलब यदि वर्क करना है तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों का होना कंपलसरी है। यदि उन दोनों में से अगर एक भी चीज नहीं होती है, तो वहां पे वर्क नहीं होता है।
ये हम पहली सिचुएशन। दूसरी सिचुएशन है कि ऑल्सो थिंक द सिचुएशन व्हेन एन ऑब्जेक्ट गेट डिस्प्लेस्ड इन द एब्सेंस ऑफ अ फोर्स एक्टिंग ऑन इट। मतलब आपको एक दूसरी सिचुएशन लेनी है कि जिसके अंदर फोर्स तो लग ही नहीं रहा है, लेकिन फिर भी वो जो ऑब्जेक्ट जो हो रहा है वो क्या हो रहा है, डिस्प्लेस्ड हो रहा है। तो इसके अंदर हम ऐसे ले सकते हैं कि जैसे हम एक स्लाइड होती है, स्लाइड के ऊपर हमने क्या कर दिया है, एक पत्थर रख दिया है। ओके, ये पत्थर जो होता है यदि आप स्लाइड के ऊपर रखेंगे तो ये ऑटोमेटिक जो होगी अपने आप जो होगा क्या हो जाएगा, नीचे आ जाएगा। मतलब इसको पुश या करने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, इसमें ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। तो इस कंडीशन के अंदर क्या है, फोर्स एब्सेंट है, फोर्स जीरो है, तो इस कंडीशन के अंदर भी वर्क जो है वो नहीं माना जाएगा। क्लियर? क्यों? क्योंकि वर्क होने के लिए फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों का होना जरूरी है। अगर किसी भी सिचुएशन के अंदर कोई भी एक चीज एब्सेंट होती है तो फोर्स उस कंडीशन में नहीं होता है। लिस्ट ऑल द सिचुएशन दैट यू कैन थिंक ऑफ और ईच। मतलब आपको बहुत सारी सिचुएशंस ऐसी बतानी है जिसमें कि मतलब आप क्या कर सकते हैं, मतलब आपको सोचना है कि मतलब कौन सी सिचुएशन के अंदर क्या हो रहा है, वर्क हो रहा है, कौन से में नहीं हो रहा है। तो आपको ऐसा डिस्कस करना है, डिस्कस विथ योर फ्रेंड्स वेदर वर्क इज डन इन दिस सिचुएशन। फिर ये जो आप सिचुएशन सोचेंगे उसको अपने फ्रेंड के साथ डिस्कस करके बता देना है कि मतलब वो कौन सी सिचुएशन में वर्क हुआ है और नहीं हुआ है। ओके, तो यहाँ पे हमारी एक्टिविटी 11.3 कंप्लीट हुए। इस 11.3 एक्टिविटी का मतलब क्या है कि इस एक्टिविटी को कराने का ये मतलब ये है कि किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर तभी वर्क होगा जब उस ऑब्जेक्ट के ऊपर आप इतना फोर्स लगाएं कि उसके अंदर डिस्प्लेसमेंट हो जाए। ओके, अगर फोर्स यदि जीरो होगा, ओके, यदि किसी ऑब्जेक्ट पे आप फोर्स ना लगाएं और डिस्प्लेसमेंट हो जाए तो भी वर्क नहीं हुआ है। और यदि किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर बिगर फोर्स के डिस्प्लेसमेंट हो जाता है तो भी वर्क जीरो होता है। तो फोर्स के लिए मतलब वर्क के लिए आपको फोर्स भी चाहिए और डिस्प्लेसमेंट भी चाहिए, मतलब दोनों होगा तभी मतलब क्या होगा, उस ऑब्जेक्ट के ऊपर वर्क होगा। क्लियर? अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वर्क डन बाय ए कांस्टेंट फोर्स। मतलब हमें इसके अंदर क्या करना है कि किसी भी ऑब्जेक्ट पे आपको क्या लगाना है, फोर्स लगाना है। और फोर्स से ये मतलब हमें क्या करना है कि ये उस ऑब्जेक्ट के अंदर क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट होगा। फिर हमने उससे क्या निकालना है, वर्क डन निकालना है। क्लियर? इस टॉपिक के अंदर हम ये पढ़ेंगे। How is work defined in science? To understand this, we shall first consider the case when the force is acting in the direction of displacement। मतलब इसके अंदर हमें क्या करना है कि अब हमें पता चल गया है कि साइंस के हिसाब से हम वर्क किसे कहते हैं, मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट हो और ऑब्जेक्ट के ऊपर क्या लगे, कोई फोर्स लगाओ और फोर्स से क्या होगा, यदि उसके अंदर कोई डिस्प्लेसमेंट होता है तो उसके अंदर हम क्या कहते हैं, उस ऑब्जेक्ट के ऊपर क्या हुआ है, वर्क हुआ है। ओके, तो यहाँ पे हमने ऑब्जेक्ट के ऊपर क्या लगाया, फोर्स लगाया, फोर्स से डिस्प्लेसमेंट हुआ। तो यदि हमारी ये कंडीशन पूरी हो जाती है कि ऐसी सिचुएशन जिसके अंदर फोर्स भी लग रहा है और फोर्स की वजह से डिस्प्लेसमेंट भी हो रहा है, तो वो क्या हो जाएगा, उसको आप कह देंगे वर्क। अब हमें क्या करनी है कि हम एक ऐसी सिचुएशन लेंगे जिसमें हम क्या लगाएंगे, ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगाएंगे और फोर्स की डायरेक्शन के अंदर ही क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट होगा। तो अभी हम क्या करना है, लेट ए कांस्टेंट फोर्स एफ एक्ट ऑन एन ऑब्जेक्ट, let the object be displaced through a distance s in the direction of the force, let w be the work done, we define work to be equal to the product of the mass and displacement। इसके अंदर ये बताया गया है कि आपने क्या लिया है, यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट लिया है। ओके, इस ऑब्जेक्ट के ऊपर क्या लगाया है, एक कांस्टेंट फोर्स लगाया F। और जब आपने इसके ऊपर इसको फोर्स लगाया है तो मतलब आपने इसको पुश किया है, पुश की वजह से क्या हुआ, इसके अंदर डिस्प्लेसमेंट हुआ है। उस डिस्प्लेसमेंट को आपने किससे शो किया है, एस से शो किया है। तो इस कंडीशन के अंदर क्या हुआ है, वर्क डन हुआ है। ओके, और वर्क डन को आपको किससे डिनोट करना है, W से डिनोट करना है। ओके, तो आपको समझ में आ गया, वर्क डन को W से, फोर्स को F से और डिस्प्लेसमेंट को S से करेंगे। तो हम यहाँ बता रहे हैं कि जो वर्क डन का जो डेफिनेशन है, तो हम इस तरीके से वर्क को डिफाइन कर सकते हैं कि जो वर्क डन जो होता है वो टू बी इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। जो वर्क डन जो होता है वो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के प्रोडक्ट के क्या होता है, इक्वल होता है। ओके, तो ये हमारा मेन फॉर्मूला बन गया है। मतलब इससे आप क्या कर सकते हैं, न्यूमेरिकल्स जो होते हैं उससे मतलब न्यूमेरिकल्स के अंदर आपको यदि फोर्स दिया होगा, डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ होगा और आपको W निकालना है, तो आप क्या निकाल सकते हैं, इस फॉर्मूले से मतलब वर्क डन निकाल सकते हैं या फिर वर्क निकाल सकते हैं। इस सिचुएशन के अंदर ये बताया गया है कि जिस मतलब फोर्स आप क्या लगा रहे हैं, मतलब इस ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगा रहे हैं
और फोर्स की डायरेक्शन के अंदर ही क्या हो रहा है, मतलब इसी डायरेक्शन के अंदर जो ऑब्जेक्ट जो हो रहा है उसके अंदर डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, इसलिए मतलब आपकी कंडीशन थी इसके अंदर. Thus work done by a force acting on an object is equal to the magnitude of the force multiplied by the distance moved in the direction of the force. Work has only magnitude and no direction. यहाँ पे work जो है मतलब वर्क डन जो है मतलब उसका डेफिनेशंस बताया गया है कि जो वर्क डन जो होता है वो किसके बराबर होता है, मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर आप मतलब वर्क डन जो होता है वो क्या होता है, वर्क डन जो होता है उसके अंदर क्या होता है कि वर्क डन मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर आप क्या लगाते हैं, फोर्स लगाते हैं, और फोर्स लगाने की वजह से उसके अंदर क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट होता है. तो जो वर्क डन जो होगा वो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के क्या होता है, मल्टीप्लाइड के क्या होता है, इक्वल होता है. तो ये यहाँ पे वर्क डन का डेफिनेशन दिया गया है. और इस कंडीशन में ये है कि जिस कंडीशन में फोर्स लगेगा उसी डायरेक्शन के अंदर क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट होता है. ओके, ये हमने अभी डायग्राम से देख लिया है. वर्क हैज ओनली मैग्नीट्यूड एंड नो डायरेक्शन, मतलब जो वर्क जो होता है वो क्या होता है, मतलब वर्क जो है वो एक स्केलर क्वांटिटी के अंदर कंसीडर किया जाता है. ओके, क्यों, क्योंकि वर्क को हमें डिफाइन करने के लिए सिर्फ मैग्नीट्यूड की जरूरत पड़ती है, हमें डायरेक्शन बताने की जरूरत नहीं पड़ती है. तो वर्क जो है वो क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है. ओके, तो आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा, आपको यहाँ पे दी गई है वर्क की डेफिनेशंस. ओके, इस पैराग्राफ में आपको वर्क का डेफिनेशंस दिया गया है. वर्क का मतलब बताया गया है कि स्केलर क्वांटिटी है. स्केलर क्वांटिटी का मतलब होता है कि जिसके लिए मैग्नीट्यूड चाहिए, मतलब कोई वैल्यू चाहिए. ओके, लेकिन उस जब आपको मतलब उसको बताने के लिए कोई डायरेक्शन की बताने की जरूरत नहीं होती कि हमने वर्क जो है वो कभी ऐसे होता है कि हमने इस डायरेक्शन में किया है, उस डायरेक्शन में किया है, ऐसा कभी नहीं होता है. ओके, अब हम देखेंगे कि जो वर्क जो होता है उसका यूनिट जो है वो हम कैसे निकालते हैं. तो इक्वेशन 11.1, इफ वन फोर्स आप कितना लेंगे, 1 न्यूटन, और डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, 1 मीटर, देन द वर्क डन बाय द फोर्स विल बी 1 न्यूटन मीटर. यहाँ पे हेयर द यूनिट ऑफ वर्क इज न्यूटन मीटर और जूल. thus 1J the amount of work done on an object when a force of 1 Newton displaces it by 1 meter along the line of action of the force. इसके अंदर हम देख लेते हैं क्या समझा रहा है. ये बोल रहा है कि ये आपका मेन फॉर्मूला है. ओके, ये जो है आपका क्या है, मेन फॉर्मूला है, वर्क डन इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट. ये बोल रहा है कि किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर आप कितना फोर्स लगाओ, 1 न्यूटन लगाओ. ओके, 1 न्यूटन का फोर्स लगाने के ऊपर यदि उसके अंदर डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, 1 मीटर होता है, तो हम क्या कहेंगे कि उसका उसमें कितना वर्क हुआ है, 1 मतलब 1 न्यूटन मतलब 1 न्यूटन मीटर का जो है वो वर्क हुआ है. ओके, इसमें अब बताया गया है कि जो वन मतलब जो वर्क का जो यूनिट है, यहाँ पे ये बता दिया गया है कि जो वर्क का जो यूनिट है वो कितना होता है, न्यूटन मीटर होता है. ओके, और ये जो न्यूटन मीटर जो होता है उसको हम जूल भी कहते हैं. तो यहाँ पे इस पैराग्राफ के अंदर आपको मेन चीज बताई गई है, वर्क का यूनिट बताया गया है, और जो वर्क का जो यूनिट होता है ना, न्यूटन मीटर, उसको हम वन मतलब जूल भी कहते हैं. अब आपको इसी पैराग्राफ के अंदर 1 जूल का जो है वो डेफिनेशन भी दिया गया है कि 1 जूल क्या होता है. 1 जूल जो होता है वो वर्क का अमाउंट होता है, लेकिन वो कब होगा, जब हम किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर कितना लगाएंगे, कितना फोर्स लगाएं, 1 न्यूटन का फोर्स लगाएं, और उसके अंदर कितना डिस्प्लेसमेंट हो, 1 मीटर हो. तो हमने कितना काम किया है, 1 जूल जो है वो काम किया है. तो 1 जूल यदि आपको काम करना है तो आपको किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर कितना फोर्स लगाना पड़ेगा, 1 न्यूटन का फोर्स लगाना पड़ेगा, और हमें इतना ही फोर्स लगाना है 1 न्यूटन का कि उसके अंदर जो डिस्प्लेसमेंट हो उस ऑब्जेक्ट के अंदर वो कितना हो, 1 मीटर हो. और दो कंडीशन, और तीसरी कंडीशन ये है कि जिस भी कंडीशन के अंदर आप फोर्स लगाएं, डिस्प्लेसमेंट भी जो है वो उसी डायरेक्शन के अंदर होना चाहिए. तो इस तरह का जो वर्क होता है उसको हम बोलते हैं 1 जूल वर्क. ओके, अब हम देखते हैं नेक्स्ट, लुक एट इक्वेशन 11.1 केयरफुली. व्हाट इज द वर्क डन व्हेन द फोर्स ऑफ ऑन द ऑब्जेक्ट इज 0. मतलब जो इक्वेशन जो 11.1 कौन सी थी, W इक्वल टू, ये हमारी जो है इक्वेशन 11.1 है. ओके, आपको ये हम रट लेनी है. वर्क डन इक्वल टू क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है. इस कंडीशन के अंदर बताया गया है कि मतलब व्हेन द फोर्स ऑन द ऑब्जेक्ट इज 0, मतलब जब आप किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स ना लगाएं, मतलब F की वैल्यू कितनी है, 0 है. अगर आप F की वैल्यू 0 रख देंगे
तो वर्क भी कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ओके, ये इसके अंदर पहली चीज समझाई गई है, क्योंकि अगर आप उस 0 को डिस्प्लेसमेंट से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा कि जो टोटल ऑल ओवर वर्क जो होगा वो 0 ही होगा, क्योंकि वर्क करने के लिए हमें फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों की कोई ना कोई वैल्यू होनी जरूरी है, उन दोनों में से किसी का 0 होना नहीं मतलब पॉसिबल नहीं है। ओके, व्हाट शुड बी द वर्क डन व्हेन द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट 0। दूसरी सिचुएशन ये है कि अभी हमने क्या किया, एफ को क्या किया था, 0 किया था, लेकिन अब इस सिचुएशन के अंदर हम एस को क्या करेंगे, 0 करेंगे। हम फोर्स तो लगा रहे हैं किसी ऑब्जेक्ट पे, लेकिन वो फोर्स इतना केपेबल नहीं है कि वो उसके अंदर उस ऑब्जेक्ट पे डिस्प्लेसमेंट कर पाए। तो इस कंडीशन के अंदर जो एस की वैल्यू जो हो गई है वो कितनी होगी, 0 हो गई। अगर एस भी 0 होगा तो जो वर्क जो होगा वो भी क्या होगा, 0 होगा। ओके, तो यहाँ पे ये समझाया गया है कि मतलब कुल मिला के ये बताया गया है कि वर्क करने के लिए हमें फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों की वैल्यू चाहिए। अगर उनमें से कोई भी एक वैल्यू जो होती है वो 0 होती है तो ऑल ओवर जो वर्क होता है वो क्या होता है, 0 हो जाता है। ओके, अब इसी के ऊपर बेस्ड यहाँ पे आपको एक न्यूमेरिकल दिया गया है, इसमें ये बताया गया है कि अ फोर्स ऑफ 5 न्यूटन इज एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट। एक मतलब इसमें क्या लग रहा है, एक ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है, इसके ऊपर आप कितना फोर्स लगा रहे हैं, 5 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हैं। द ऑब्जेक्ट इज डिस्प्लेस्ड थ्रू 2 मीटर इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। तो मतलब ये ऑब्जेक्ट के ऊपर आप जब 5 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हैं तो ये फोर्स की डायरेक्शन के अंदर इतने डिस्प्लेसमेंट हो गया है, और वो कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ है इसके अंदर, 2 मीटर का डिस्प्लेसमेंट हुआ है। तो इफ द फोर्स एक्ट ऑन द ऑब्जेक्ट ऑल थ्रू द डिस्प्लेसमेंट देन वर्क डन इज 5 न्यूटन इंटू 2m इक्वल टू 10 न्यूटन मीटर और 10 जूल। इसके अंदर ये बताया गया है कि ये एक एग्जांपल है, इस कंडीशन इसमें क्या बताया गया है कि आपको क्या दिया गया है, उस ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स की वैल्यू दे दी 5 न्यूटन, डिस्प्लेसमेंट दे दिया 2 मीटर। तो आपको क्या करना है कि जो मेन आपकी इक्वेशन है ना, एफ डब्ल्यू इक्वल टू एफ इंटू एस, इस इक्वेशन के अंदर आपको क्या लिख देनी है, फोर्स की वैल्यू लिख देनी है। फोर्स है हमारे पास 5 न्यूटन, ये हमारा 5 न्यूटन, एस जो है वो हमारा है 2 मीटर। तो दोनों को हम जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 को 2 से करेंगे तो 10, और 10 न्यूटन मीटर्स जो है वो वर्क हो जाएगा, और 10 न्यूटन मतलब जो न्यूटन मीटर्स जो होता है उसको हम क्या कहते हैं, जूल भी कहते हैं। ओके, तो यहाँ पे आपका ये जो टॉपिक है साइन वर्क, वो मतलब ये हमने न्यूमेरिकल यहाँ पे सॉल्व कर लिया है। अब हम ये नेक्स्ट न्यूमेरिकल्स भी देख लेते हैं। क्वेश्चन आपका, फोर्स ऑफ 7 न्यूटन एक्ट ऑफ एन ऑब्जेक्ट, मतलब ये आपके पास एक ऑब्जेक्ट दिया गया है, इसके ऊपर आप कितना फोर्स लगा रहे हैं, 7 न्यूटन का। द डिस्प्लेसमेंट इज से 8 मीटर, और इसके अंदर जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है मतलब जब आपने इस ऑब्जेक्ट के ऊपर 7 न्यूटन का फोर्स लगाया है तो इसके अंदर कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ है, आपके हुआ है 8 मीटर का। मतलब आपको यहाँ पे ये एफ की वैल्यू दी गई है और यहाँ पे ये दिया गया है एस की वैल्यू। ओके, तो let us take it that the force act of an object through the displacement. What is the work done in this case? तो मतलब आपको इस कंडीशन में क्या निकालना है, वर्क डन निकालना है। तो वर्क डन निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, W इक्वल टू एफ इंटू एस। तो आपको इस सिचुएशन के अंदर क्या दिया गया है, एफ की वैल्यू भी दी गई है, एस की वैल्यू भी दी गई है। दोनों वैल्यू को आप क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 को जब आप 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आंसर आएगा, 56 आएगा। ओके, और उसका यूनिट कितना होगा, उसका यूनिट होगा न्यूटन मीटर। ओके, क्योंकि फोर्स जो होता है उसको न्यूटन में, ये मीटर है तो न्यूटन मीटर हो जाएगा, या फिर आप इसको लिख देंगे 56 जूल, आप उसको लिख सकते हैं। अब हम देखते हैं, कंसीडर अनदर सिचुएशन इन विच द फोर्स एंड द डिस्प्लेसमेंट आर इन द सेम डायरेक्शन। हमें मतलब एक ऐसी सिचुएशंस लेनी है, आपको एक ऐसा एग्जांपल लेना है जिसमें आप क्या करें, किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगाएं और उसी फोर्स की डायरेक्शन के अंदर क्या हो, अगर डिस्प्लेसमेंट हो, तो आपको ऐसी सिचुएशन लेनी है। तो इसमें क्या कर रहा है कि एक बेबी है पुलिंग अ टॉय कार पैरेलल टू द ग्राउंड, मतलब एक मतलब बच्चा है जो क्या कर रहा है, टॉय कार को ग्राउंड के ऊपर चला रहा है। द बेबी हैज एक्सर्टेड अ फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ द कार, मतलब बेबी जो है वो उस कार को क्या कर रहा है, पुल कर रहा है, खींच रहा है उसको। तो मतलब पुल की फॉर्म में वो उसके ऊपर क्या लगा रहा है, फोर्स लगा रहा है। और फोर्स लगाने से कार क्या कर रही है, जिस डायरेक्शन में वो फोर्स लगा रहा है ना, मतलब वो उसको खींच रहा है, तो उसी डायरेक्शन के अंदर क्या हो रही है, गाड़ी भी मतलब आगे की तरफ बढ़ रही है, मतलब उसके अंदर फोर्स की डायरेक्शन के अंदर ही क्या हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। In this situation, the work done will be equal to the product of the force and displacement. तो इस कंडीशन के अंदर भी क्या हो रहा है, वर्क हो रहा है, और वो वर्क जो है वो किसके बराबर है,
फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के प्रोडक्ट के इक्वल है, मतलब W इक्वल टू क्या हो गया, F इंटू एस के बराबर हो गया है। ओके, तो इन सच सिचुएशन द वर्क डन बाय द फोर्स इज टेकन एज पॉजिटिव। तो ऐसा जो वर्क जो किसी फोर्स की डायरेक्शन के अंदर हो, मतलब तो उस तरह का वर्क जो होता है उसको हम क्या कहते हैं, पॉजिटिव वर्क कहते हैं। मतलब कहने का मतलब होता है कि यदि आप किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगाएं, सपोज आपने ये ऑब्जेक्ट लिया है, ओके ओके, और इसके ऊपर आप डायरेक्शन लगा रहे हैं, तो इस फोर्स अगर इस डायरेक्शन में लग रहा है और अगर डिस्प्लेसमेंट भी इसी डायरेक्शन में होगा, तो ऐसा जो वर्क होगा उसको हम बोलते हैं पॉजिटिव वर्क डन। ओके, तो इसमें आपको समझाया गया है कि पॉजिटिव वर्क क्या होता है। अभी तक हमने पॉजिटिव वर्क डन के बारे में पढ़ा था, अब हम इस पिक्चर से नेगेटिव वर्क डन के बारे में पढ़ेंगे। ओके, तो इसके अंदर है कि कंसीडर अ सिचुएशन इन विच एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग विथ अ यूनिफॉर्म वेलोसिटी अलोंग अ पर्टिकुलर डायरेक्शन। तो इसके अंदर आपको क्या करना है कि एक ऑब्जेक्ट लेना है और उस वो जो ऑब्जेक्ट जो होगा वो कैसे मोशन में होगा, यूनिफॉर्म मोशन के अंदर, मतलब क्या कर रहा है, आगे मूव कर रहा है। तो यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है कि जिसके अंदर क्या होती है कि कोई भी ऑब्जेक्ट जो होता है वो रेगुलर टाइम ऑफ इंटरवल के अंदर एक जो डिस्टेंस कवर करता है, वो भी क्या होती है, रेगुलर होती है। सपोज यदि उसने 1 घंटे के अंदर 5 किलोमीटर मतलब यदि कवर किया है, तो आगे के जो 1 घंटा होगा उसके अंदर भी वो क्या करेगा, 5 किलोमीटर वाला डिस्टेंस जो होगा वो कवर करेगा। ओके, तो इसके अंदर ये बताया गया मतलब वो ऑब्जेक्ट जो है वो यूनिफॉर्म मोशन से क्या कर रही है, आगे की तरफ मूव कर रही है। ओके, तो इसके अंदर वो क्या कर रही है, मतलब जो उसका जो डायरेक्शन जो होगा वो कैसा होगा, वो भी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन, मतलब फोर्स के डायरेक्शन के अंदर ही क्या करती है, वो ऑब्जेक्ट जो है वो मूव कर रहा है। तो नाउ अ रिटार्डिंग फोर्स F इज अप्लाइड इन द अपोजिट डायरेक्शन, दैट इज द एंगल बिटवीन द टू डायरेक्शन इज 180 डिग्री। तो इसके अंदर ये बताया गया है कि मतलब ये जो टॉय कार जो आप देख रहे हैं उसको ये गर्ल क्या कर रही है, मतलब खींच रही है। मतलब खींचने की मतलब ये इसको पुल कर रही है, तो पुल की फॉर्म में ये जो गर्ल जो है वो इस ऑब्जेक्ट के ऊपर क्या लगा रही है, फोर्स लगा रही है। ओके, तो जब ये इसको आगे की खींच कर रही है तो ये गाड़ी जो होती है वो आगे की तरफ जा रही है। लेकिन आप देखेंगे कि हमेशा क्या होता है कि सरफेस जो होती है ना वो भी ऑब्जेक्ट के ऊपर क्या लगाती है, एक फ्रिक्शन फोर्स लगाती है। ओके, इस फ्रिक्शन फोर्स की वजह से क्या होता है कि वो जो गाड़ी जो होती है वो क्या होती है, उसको उसके जो मूवमेंट जो होता है वो थोड़ा क्या हो जाता है, कम हो जाता है। मतलब थोड़ा जो मूवमेंट जो होता है वो पीछे की तरफ भी जाती है, लेकिन गर्ल अगर आगे की तरफ ज्यादा फोर्स लगाती है तो मतलब क्या होगा कि वो आगे की तरफ जाएगी। क्लियर, तो इसके अंदर ये बताया गया है। अब देखेंगे कि इस कंडीशन के अंदर जो गर्ल्स जो है, ये जो लड़की है वो इसको आगे की तरफ खींच रही है, तो इसका डायरेक्शन ये है। और जो फ्रिक्शन फोर्स जो है वो इसको किधर की तरफ खींच रहा है, पीछे की तरफ, मतलब इसको क्या कर रहा है, धकेल रहा है। तो एक डायरेक्शन क्या है, ऐसी है, और एक डायरेक्शन क्या है, इस तरफ है। ओके, तो दोनों डायरेक्शन के बीच में एंगल कितना है, 180 डिग्री का है। तो इस कंडीशन के अंदर क्या होता है कि जो लेट द ऑब्जेक्ट स्टॉप आफ्टर अ डिस्प्लेसमेंट एस। तो कुछ ऐसी इस तरह की जो कंडीशंस जो होती है ना, तो उसके अंदर कभी कभी क्या हो जाता है, वो गाड़ी जो होती है वो मतलब थोड़ी थोड़ी देर में रुकती है। तो कौन सा फोर्स जो होता है वो ज्यादा होता है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि गर्ल ज्यादा फोर्स लगा रही है या फ्रिक्शन फोर्स जो है वो ज्यादा है उस कंडीशन के अंदर। तो उसी डायरेक्शन के अंदर क्या होता है, उस गाड़ी का क्या होता है, मूवमेंट होता है। अब हम इस कंडीशन के अंदर वर्क डन कैसे निकालेंगे कि वर्क डन बाय अ फोर्स F इज टेकन इज नेगेटिव एंड डिनोटेड बाय द माइनस साइन। अगर मतलब क्या होता है कि यदि मतलब फोर्स मतलब को हम मतलब यदि फोर्स नेगेटिव हो, नेगेटिव होने का मतलब ये होता है कि जैसे हमने क्या किया है कि जैसे ये क्या कर रही है, गर्ल क्या कर रही है, इसको खींच रही है, लेकिन इतना फोर्स नहीं लगा पा रही है, इस फ्रिक्शन फोर्स के कंपैरेटिव अगर ज्यादा फोर्स नहीं लगा पा रही है, तो इस कंडीशन के अंदर क्या हो जाएगा, फोर्स जो हो जाएगा वो नेगेटिव हो जाएगा। क्लियर, तो इसको हम क्या करेंगे, उस कंडीशन के अंदर हम फोर्स को क्या लिखेंगे, माइनस साइन से उसको क्या करेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे। ओके, तो ऑल ओवर जो वर्क जो होगा वो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस के अंदर आएगा। तो इस तरह का जो वर्क डन जो होता है उसको हम क्या बोलते हैं, नेगेटिव वर्क डन कहते हैं। क्लियर, तो इसके अंदर ये बताया गया है कि यदि मतलब ये वाली कंडीशन तब अप्लाई होगी जब क्या कर रहा है कि फ्रिक्शन फोर्स जो हो रहा है ना, वो उसको क्या कर लेके जा रहा है, बैक के अंदर लेके जा रहा है। तो ये फ्रिक्शन फोर्स जो होता है ऑब्जेक्ट का वो ज्यादा है। ओके, और वो उसको क्या कर रहा है, अगर पीछे की तरफ लेके जाता है तो उसके अंदर जो डिस्प्लेसमेंट जो होगी ना वो क्या हो जाएगी, माइनस के अंदर आ जाएगी। क्लियर, और ये वो सिचुएशन होगी जब फोर्स जो है वो क्या कर रहा है, मतलब इतना नहीं लग पा रहा है। ओके,
तो उस कंडीशन के अंदर हम क्या करेंगे, उसको माइनस से लिखेंगे। तो आपको इसके अंदर ऑल ओवर यहाँ पे बताया गया है कि इट इज क्लियर फ्रॉम द अबाउट डिस्कशंस दैट द वर्क डन बाय अ फोर्स कैन बी नीदर आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव। टू अंडरस्टैंड दिस लेट अस डू द फॉलोइंग एक्टिविटी। तो मतलब इसके अंदर ये बताया गया है कि जो वर्क डन जो होता है वो क्या हो जाता है, वो या तो पॉजिटिव हो सकता है या फिर नेगेटिव हो सकता है। तो इस कंडीशन के अंदर जब पॉजिटिव वर्क डन कब होगा, यदि फोर्स की डायरेक्शन के अंदर ही क्या हो, ऑब्जेक्ट मूव करे। ओके, तो उस कंडीशन के अंदर हम बोलेंगे पॉजिटिव वर्क डन। तो जैसे सपोज गर्ल इसको खींच रही है और इसी डायरेक्शन के अंदर मूवमेंट होगा तो उसको हम पॉजिटिव वर्क डन कह देंगे। लेकिन यदि मतलब गर्ल इतना फोर्स नहीं लगा पा रही है और फ्रिक्शन फोर्स जो है वो बहुत ज्यादा है, उस कंडीशन के अंदर यदि ऑब्जेक्ट का जो मूवमेंट जो है वो इस तरफ है, फोर्स तो लगा रही गर्ल इधर, लेकिन उसका जो फ्रिक्शन फोर्स की वजह से जो मूवमेंट डिस्प्लेसमेंट हो रहा है यदि इस डायरेक्शन के अंदर हो जाता है, मतलब अपोजिट डायरेक्शन के अंदर हो जाता है, उसको हम बोलते हैं, उस कंडीशन में जो वर्क होता है उसको हम बोलते हैं नेगेटिव वर्क डाउन। आपको एक और एक्टिविटी से यहाँ पे और समझाया गया है कि पॉजिटिव वर्क डाउन क्या होता है, नेगेटिव वर्क डाउन क्या होता है, उसको यहाँ पे बताया गया है। तो एक्टिविटी 11.4 में हम देख लेते हैं, लिफ्ट एन ऑब्जेक्ट अप, वर्क इज डन बाय द फोर्स एक्सर्टेड बाय यू एन ऑब्जेक्ट। इसमें क्या करना है, आपको एक ऑब्जेक्ट लेना है और इस ऑब्जेक्ट को क्या करना है, ऊपर की तरफ क्या करना है, खींचना है। ओके, लिफ्ट करना है, उठाना है। तो इस कंडीशन के अंदर क्या करेंगे, आप उसको करेंगे पुश, मतलब पुल करेंगे। ओके, तो आप पुल की फॉर्म में इसको मतलब फोर्स लगाएंगे। द ऑब्जेक्ट मूव्स टू अपवर्ड्स, ऊपर की तरफ जाएगा नेचुरल, उसको आप खींचेंगे तो द फोर्स यू एक्सर्टेड इज इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। और इस कंडीशन के अंदर जो फोर्स लग रहा है ना, वो किसकी तरफ मतलब फोर्स लग रहा है। ओके, तो उसी फोर्स की डायरेक्शन के अंदर वो ऑब्जेक्ट भी क्या आ रहा है, उसके अंदर मूवमेंट आ रहा है। तो ये इस तरीके का जो वर्क होगा उसको हम बोलेंगे पॉजिटिव वर्क डन। हाउएवर दिस इज द फोर्स ऑफ ग्रेविटी एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट। मतलब इस कंडीशन के अंदर क्या करती है, इस ऑब्जेक्ट के ऊपर क्या लगता है, अर्थ की ग्रेविटी भी जो होती है वो क्या लगाती है, एक फोर्स लगाती है, जो क्या होता है, नीचे की तरफ होता है। विच वन ऑफ दिस फोर्सेज इज डूइंग पॉजिटिव वर्क। तो कौन सा फोर्स जो है वो मतलब इन दोनों में से पॉजिटिव वर्क को शो करता है और कौन सा फोर्स जो है वो नेगेटिव वर्क को बताता है। तो आप देखेंगे कि ये ऑब्जेक्ट को जब हम इसके ऊपर फोर्स लगाते हैं तो फोर्स लगा के हमने क्या किया, इसको मतलब इसके अंदर जो डिस्प्लेसमेंट हुआ है वो फोर्स की डायरेक्शन के अंदर ही हुआ है। ओके, तो इस मतलब यदि फोर्स की डायरेक्शन के अंदर ये वर्क होता है तो उसको हम कहते हैं पॉजिटिव वर्क डाउन। ओके, लेकिन इसके अंदर इस ऑब्जेक्ट के ऊपर क्या करता है, अर्थ भी क्या करती है, इसको नीचे की तरफ खींचती है। ओके, तो नीचे की तरफ खींच रही है, लेकिन अगर ऊपर वाला फोर्स ज्यादा होगा तो जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो क्या हो जाएगा, ज्यादा होगा। ओके, डिस्प्लेसमेंट इस कंडीशन में क्या होगा, ज्यादा होगा। मतलब अर्थ की ग्रेविटेशनल फोर्स के कंपैरेटिव यदि आप ज्यादा फोर्स से अगर उसको खींचेंगे तो उसके अंदर जो डिस्प्लेसमेंट जो होगा वो ऊपर की तरफ ही होगा। तो इसमें ये समझाया गया है कि ग्रेविटी जो है वो नीचे की तरफ लग रही है, ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो ऑब्जेक्ट को नीचे की तरफ खींच रहा है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट जो है वो ऊपर की तरफ हो रहा है। क्यों, क्योंकि आप जो फोर्स इसके ऊपर अप्लाई कर रहे हैं वो ग्रेविटेशनल फोर्स से ज्यादा है। तो डिस्प्लेसमेंट और फोर्स का जो डायरेक्शन यदि अलग अलग हो तो उसको हम बोलते हैं कि उस कंडीशन में क्या हुआ है, नेगेटिव वर्क हुआ है। तो इसमें यही समझाया गया है इस एक्टिविटी के अंदर कि पॉजिटिव वर्क क्या होता है, नेगेटिव वर्क क्या होता है। तो यहाँ पे इसकी डेफिनेशन दे दी है, वर्क डन इज नेगेटिव व्हेन द फोर्स एक्ट अपोजिट ऑफ द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, और वर्क डन इज पॉजिटिव व्हेन द फोर्स इज इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। तो इसमें बताया कि जो वर्क डन जो होते हैं वो दो तरह का हो सकता है, एक तो नेगेटिव हो सकता है, एक पॉजिटिव होगा। वर्क डन नेगेटिव कब होगा, जब आप किसी ऑब्जेक्ट पे क्या लगाएंगे, फोर्स लगाएंगे, और फोर्स की डायरेक्शन के अंदर ही क्या हो, डिस्प्लेसमेंट हो, तो उसको मतलब फोर्स की डायरेक्शन के अंदर यदि डिस्प्लेसमेंट ना हो तो उसको हम बोलेंगे नेगेटिव वर्क डाउन। और पॉजिटिव वर्क डाउन जब आप बोलेंगे कि जब आप किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाएं और फोर्स की डायरेक्शन के अंदर ही क्या हो, डिस्प्लेसमेंट हो, तो उसको आप बोलेंगे पॉजिटिव वर्क डाउन। तो इन एक्टिविटीज से आपको ये बहुत अच्छे से समझा दिया गया है कि पॉजिटिव वर्क डाउन क्या होता है और नेगेटिव वर्क डाउन क्या होता है। अब आपको इसी पे जो बेस न्यूमेरिकल्स है वो हम देख लेते हैं। अ पोर्टर लिफ्ट अ लगेज of 15 kg from the ground and put it on his head 1.5 मीटर अबव द ग्राउंड। इसमें क्या है कि एक पोर्टर है, उसने क्या करा है, मतलब जमीन से क्या करा है, एक लगेज को उठाया है, और वो उसका जो लगेज जो है वो कितना है, 15 kg, मतलब ये किसकी वैल्यू दी गई है, m की वैल्यू दे दी है। ओके, उस ऑब्जेक्ट का मास दे दिया आपको। और
मतलब यहाँ पे 1.5 मीटर अबव द ग्राउंड उसने ग्राउंड से कितने मतलब मीटर तक उसको उठाया है, तो वो ये आपको ये दे दिया, एस की वैल्यू, डिस्टेंस यहाँ पे आपको दे दिया है। क्लियर। अब आपको बताना है कि इस कंडीशन के अंदर कि उस पोर्टर ने इस लगेज को उठाने के अंदर कितना काम किया है। तो सबसे पहले जब भी आप साइंस का न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो उसके अंदर जो गिवन होता है वो आपको लिखना पड़ेगा। एम की वैल्यू दी है 15 kg, डिस्टेंस दिया हुआ है, डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ है 1.5 मीटर। आप कैसे पहचानते हैं एम दिया हुआ है, अगर केजी में है तो एम ही होगा, और यदि मीटर सेंटीमीटर में कुछ दिया है तो डिस्प्लेसमेंट होगा वो। ओके, तो अब हम इसको देखते हैं, आपको डब्ल्यू की वैल्यू निकालनी है। आपको जो W का जो मेन फॉर्मूला होता है F इंटू एस। ओके, अब यहाँ पे दिया गया है, लेकिन यहाँ पे जो F जो है उसकी डायरेक्ट वैल्यू न्यूमेरिकल के अंदर नहीं दी गई है, मतलब ऐसे नहीं दिया गया कि इतने न्यूटन का फोर्स यहाँ पे अप्लाई किया गया है। ओके, इस कंडीशन में आपको क्या दिया गया है, ऑब्जेक्ट का मास दिया गया है, और हम किसी भी ऑब्जेक्ट को क्या कर रहे हैं, यहाँ मतलब जमीन पे है और इसको क्या कर रहे हैं, मतलब ऊपर की तरफ लेके जा रहे हैं। तो यहाँ पे जो F जो होगा वो किसके बराबर होगा, mg के बराबर होगा। ओके, ये m और ये g के जो है वो बराबर होगा। ओके, तो यहाँ पे जो ये F जो है वो फोर्स है और इसकी वैल्यू जो है वो mg के बराबर होती है, तो F की वैल्यू आप क्या रख देंगे, mg रख देंगे और इसको डिस्प्लेसमेंट से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पे g की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है, वैसे तो 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है, लेकिन हम कैलकुलेशन को इजी बनाने के लिए इसकी वैल्यू को हम क्या रख देंगे, 10 रख देंगे। आपको m की वैल्यू दी गई है, g की वैल्यू आपको पता है और s की वैल्यू आपको दी गई है। इन तीनों को आप कैलकुलेट करके क्या कर देंगे, जो वर्क डन जो हुआ है, जो उस पोर्टर ने किया है उस लगेज को उठाने के अंदर, उसकी वैल्यू निकालेंगे। अब हमें इसका यूनिट लिखना है, तो इसका जो यूनिट जो होगा वो क्या हो जाएगा, ये केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर और मीटर, और ये जो केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है उसको हम किससे लिखते हैं, ये फोर्स का यूनिट है और फोर्स को हम किस में लिखते हैं, न्यूटन में, और ये न्यूटन मीटर हो जाएगा। ओके, और न्यूटन मीटर्स जो होता है उसको हम किसके अंदर रिप्रेजेंट करते हैं, जूल से रिप्रेजेंट करते हैं। तो जो पोर्टर के द्वारा जो वर्क डन किया गया है यहाँ पे वो कितना है, 225 जूल है। ओके, तो यहाँ पे आपका ये जो न्यूमेरिकल्स जो है वो कंप्लीट होता है। सिर्फ आपको यही ध्यान रखना है कि यदि आपको वहां पे कोई भी ऑब्जेक्ट को जब आप मतलब जमीन से उठाते हैं, ओके, तो आप उस कंडीशन के अंदर जो फोर्स लेते हैं तो उस फोर्स की जो वैल्यू जो होती है वो किसके बराबर होती है, mg के बराबर होती है उस कंडीशन के अंदर। ओके, तो न्यूमेरिकल्स में आपको वहां पे देख लेना है। क्लियर, तो आप इस तरीके से न्यूमेरिकल्स कर सकते हैं। अब इसके अंदर बताया गया, ये कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे आपको दिए गए हैं। When do we say that the work is done, मतलब वर्क डन किसको कहते हैं, तो ये मैंने बताया कि किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर हम वर्क जब भी कहेंगे कि जब हम किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर क्या लगाएं, फोर्स लगाएं, और उस फोर्स की वजह से उसके अंदर डिस्प्लेसमेंट होगा, तभी हम कहेंगे कि क्या हुआ है, उसके अंदर वर्क हुआ है। Write an expression for the work done when a force acting on an object in the direction of its displacement। तो इसके अंदर आपको वो मतलब एक्सप्रेशन लिखना है, मतलब वो इक्वेशन लिखनी है W इक्वल टू एफ इंटू एस की। ओके, ये आपका सेकंड क्वेश्चन हो गया है। थर्ड क्वेश्चन हो गया, डिफाइन 1 जूल ऑफ वर्क। 1 जूल ऑफ वर्क क्या होता है कि जब आप किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर कितना लगाएं, 1 न्यूटन का फोर्स लगाएं और उसके अंदर जो डिस्प्लेसमेंट यदि कितना हो, मतलब 1 मीटर का हो, तो उसके अंदर जो वर्क का जो अमाउंट होगा वो उसको हम क्या कह देंगे, 1 जूल कह देते हैं। ओके, ये आपका थर्ड क्वेश्चन भी हो गया है। ओके, ये सब आपको बुक में से अच्छे से कर लेने हैं। अ पेयर ऑफ बुलॉक एक्सर्ट अ फोर्स ऑफ 140 N ऑन अ फ्लो, मतलब एक जो बुलॉक जो होती है ना, बैल जो होती है वो क्या कर रही है, मतलब बुलॉक कार्ट जो होती है ना, वो क्या कर रही है, उसको फ्लो करना है जमीन को, तो वो फ्लो करने के लिए उस मतलब उस ग्राउंड के ऊपर उस फील्ड में कितना फोर्स लगा रही है, 140 N का। तो आपको यहाँ पे किसकी वैल्यू दी गई है, F की ये वैल्यू दे दी, क्योंकि जो न्यूटन जो होता है ना, न्यूटन किसका यूनिट होता है, फोर्स का होता है, तो 140 क्या हो गया, यहाँ पे F की वैल्यू हो गई। द फील्ड बीइंग फ्लोट इन 50 मीटर लॉन्ग, और वो जो फील्ड जिसको बुलॉक फ्लो कर रही है उसने कितने मीटर फ्लो किया है, मतलब खोदा है उसको, वो 15 मीटर। यहाँ पे ये आपको क्या दे दिया है, डिस्टेंस इतना, मतलब डिस्टेंस मतलब उसने किया है काम। हाउ मच वर्क इज डन इन द फ्लोइंग द लेंथ ऑफ द फील्ड, तो आपको यहाँ पे क्या निकालना है कि हाउ मच वर्क मतलब कितना काम हुआ है, मतलब यहाँ पे आपको क्या निकालनी है, W की वैल्यू निकालनी है। ओके, तो जो W की जो वैल्यू निकालेंगे तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, W इक्वल टू होता है F इंटू एस। तो यहाँ पे F की वैल्यू दी गई है, S की वैल्यू दी गई है, इन दोनों को आप मल्टीप्लाई कर देंगे और जो कैलकुलेशन आएगा वो उतना वर्क हो जाएगा,
और इसका जो यूनिट होगा वो कितना होगा, न्यूटन मीटर जो होगा। जो भी कैलकुलेट करके जो आंसर आएगा उसके बाद आपको यूनिट लगा देना न्यूटन मीटर, और जो न्यूटन मीटर्स होता है उसको हम जूल भी कहते हैं। तो आपका यहाँ पे पूरा ये जो वर्क का जो टॉपिक जो है वो पूरा कंप्लीट हो गया है। इसके अंदर हमने क्या क्या पढ़ा है कि वर्क किसे कहते हैं, और पॉजिटिव और जो नेगेटिव वर्क जो होते हैं वो क्या चीज होती है, और उन दोनों में क्या डिफरेंस है। तो आपको इस बेसिस पे क्या करना है, ये पूरा वर्क वाला जो टॉपिक है वो कवर करना है। ओके, तो यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और लुक एंड लर्न क्लासेस को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।